नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय विदेशी व्यापार और भुगतान संतुलन की, बैलेंस ऑफ पेमेंट की। तो भुगतान संतुलन क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कोई भी देश दूसरे देश के साथ जो व्यापार करता है उसमें वो उसे निर्यात करता है, मतलब वस्तुएं और सेवाएं उसे देता है, और वस्तुएं और सेवाएं उससे लेता है। मतलब माल और सेवा भेजता है, माल और सेवाएं लेता है। तो इन सेवाओं और वस्तुओं का जो आयात निर्यात है उसका जो पूरा फाइनल रिजल्ट है वो क्या है, इसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। जैसे हमने अमेरिका को 100 रुपये का सामान भेजा और 200 रुपये का सामान वहाँ से मंगाया, तो हमने अमेरिका से 100 रुपये कमाए और अमेरिका को 200 रुपये दिए, क्योंकि हम मंगा ज़्यादा रहे हैं और भेज कम रहे हैं। तो 200 में 100 घटाएंगे तो 100, मतलब अमेरिका 100 रुपये फ़ायदे में है, हम लॉस में हैं, क्योंकि हम उससे ज़्यादा सामान मंगा रहे हैं, उससे ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं, वो पैसा उसके पास जा रहा है। तो ये माइनस में हो गया, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट माइनस में हो गया। इसीलिए निर्यात को प्रोत्साहन देना बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से चाइना ने जो है अपनी जो उनकी मुद्रा युआन, उसका जो वैल्यूएशन से कम करके रखा है, अवमूल्यन जिसे कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी मुद्रा जो है अगर सस्ती रहेगी तो दूसरे देशों में लोग उससे ज़्यादा खरीदेंगे, क्योंकि वो सस्ती बिकेगी। तो चाइना जानबूझ के अपनी मुद्रा को डाउन करके रखा है। इंडिया का जो रुपया है वो काफ़ी नीचे जा रहा है, उससे निर्यात को प्रोत्साहन तो मिलेगा, लेकिन मौजूदा स्थिति खराब हो गई है। खाड़ी देशों में जंग चल रही है, वहाँ पूरा एक्सपोर्ट रुका हुआ है। अमेरिका ने टैरिफ लगा के दुनिया भर का जो सिस्टम लगाया है उससे व्यापार बिल्कुल बहुत ही प्रभावित हुआ है, और एक्सपोर्टर इन्वेस्टर सब परेशान हैं। तो इस समय रुपया डाउन होने के बाद भी भारत वो लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है जो उसे लाभ प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि वैश्विक स्थिति सही नहीं है। अब हम देखेंगे कि विदेशी मुद्रा प्राप्ति जब कैसे होती है। जैसे आप निर्यात करेंगे तो आपको विदेशी मुद्राओं की प्राप्ति होगी। कैसे कैसे होगी? एक तो वस्तु का निर्यात करेंगे, जो भी वस्तु है, प्याज, टमाटर, लहसुन, गाजर, सोना, चांदी, जो भी वस्तु है। यातायात और यात्रा प्राप्तियाँ, अगर आपकी एयरलाइन से विदेशी लोग यात्राएं कर रहे हैं, आपकी ट्रेनों में सफ़र कर रहे हैं, तो वो पैसा भी उस देशी गवर्नमेंट को मिलेगा। मतलब अगर पर्यटन बढ़िया है आपके यहाँ, लोग ज़्यादा आ रहे हैं किसी वजह से, तो आपकी कन्वीनियंस यूज़ करेंगे, ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे और आपको पैसा मिलेगा। फॉरेन इन्वेस्टर्स, जो विदेशी निवेशक होते हैं, पैसा लगाते हैं कि यहाँ में मुनाफा होगा तो आपको पैसा मिलेगा। जो आपके देश के लोग हैं लेकिन बाहर रहते हैं, बाहर काम करते हैं, उनकी जॉब बाहर है, अच्छा कमा रहे हैं, वो वहाँ से यहाँ पैसा भेज रहे हैं, तो उससे आपको पैसा मिलेगा। और अगर वो बाहर भेज रहे हैं तो वो भी आपको फायदे में रखेगा। फॉरेन इन्वेस्टर हैं, सरकार या आर्थिक संसाधनों द्वारा जो विदेशी सरकारें हैं वो भी सहायताएं देती हैं। जैसे अमेरिका है वो, या ब्रिटेन है, ये लोग दूसरे देशों को सहायता देते हैं जो अमीर देश हैं। और आर्थिक संस्थाएं जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, तो IMF और वर्ल्ड बैंक भी देशों को, अन्य देशों की सहायता प्रदान करती है। अब ये बैलेंस ऑफ पेमेंट तो आप समझ गए, कितना माल गया या वस्तु गया और कितना माल या वस्तु आया या सेवा गया। सेवा मतलब कोई अगर यहाँ आके इलाज करा रहा है डॉक्टर से हमारे, तो डॉक्टर को पैसे देगा, हॉस्पिटल को फीस देगा, वो हमारी विदेशी डॉलर में कमाई होगी। रुपया में देगा तो भी ज़्यादा ही देगा। और अगर वो वकील की सेवा ले रहा है यहाँ आकर, तो वकील की कमाई होगी तो भी वो देश में आएगा। तो जिसकी भी सेवा लेगा पैसा यहाँ पर आएगा सर्विस में। अब हमारा जो सारा हिसाब किताब होता है
वो दो तरह के खाते में होता है, चालू खाता और पूंजी खाता। चालू खाता में दो होते हैं, दृश्य और अदृश्य। दृश्य वो होता है जो बंदरगाहों के माध्यम से सामान आते हैं, तो बंदरगाह पर रिकॉर्ड होते हैं, पोर्ट पर उनकी एंट्री होती है, वो सारी वस्तुएं होती हैं, चाहे कुछ भी हो, फल हो, सब्जी हो, जेम्स ज्वेलरी हो, तेल हो, गैस हो, कुछ भी हो, तो ये दृश्य होती है क्योंकि इनका सबका पोर्ट पर, बंदरगाह पर रिकॉर्ड होता है। लेकिन अदृश्य क्या होती है, जिनमें वस्तुओं के साथ साथ सेवाएं भी आती हैं, जो मैंने आपको बताई, डॉक्टर, वकील, मेडिकल फीस, मेडिकल है, एजुकेशन है, तो ये अदृश्य में आते हैं। अब पूंजी खाते में क्या क्या आता है, जो कैपिटल है हमारा, इसमें सोना आता है, जो कैपिटल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, पूंजी का हस्तांतरण वो आता है, जितने भी ऋण लिए जाते हैं वो आते हैं, इन्वेस्टमेंट जो निवेश होता है वो आता है, और बैंकिंग पूंजी वो आता है। अभी जो विदेशी निवेश की चर्चा की मैंने, इसमें दो तरह के निवेश होते हैं, एक तो एफडीआई होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं। ये जिस देश में ये एफडीआई आती है, जैसे मान लीजिए वॉलमार्ट है या एप्पल है, कोई बड़ी कंपनी है, अमेजन है, ये आपके देश में आए और ये आपके देश में अपना सेंटर लगाना चाहते हैं, तो ये एफडीआई होगी, क्योंकि पैसा तो इन्होंने लगाया है, अब ये स्थायी हो गया, इन्होंने अपना सेंटर बना लिया, वहाँ एम्प्लॉइयों को नौकरी दी, तो ये पैसा आपको भागेगा नहीं, ये सबसे बढ़िया है, इसके आने से देश तरक्की करता है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनता है, कई बार रोड भी बन जाती है, वहाँ पे लोगों को काम मिलता है, ये बेहतर होता है। दूसरा होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो में दो होता है, एफआईआई जिसे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कहते हैं, और एडीआर और जीडीआर। तो जो एफआईआई है, ये सब है, ये सीधे शेयर मार्केट में आता है, पूंजी बाजार में। ये एफआईआई जो है विदेशी संस्थागत निवेशक होते हैं, इनका काम क्या है, जिस देश में इनको अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है, वहाँ पैसे लगा देते हैं, मुनाफा कमाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे इन्हें लगता है कि अब कुछ डूबने वाला है, ये तुरंत अपना हिस्सा बेच के वहाँ से निकल लेते हैं। कभी आप सुनते हैं निफ्टी ऊपर चढ़ गया, फिर निफ्टी अगले दिन उतर गया, ये इनकी वजह से होता है। ये पैसा झोंक देते हैं, यहाँ मुनाफा होगा तो मुनाफा कमाने लगते हैं, जब तक मुनाफा कमाते उनको लगता है कि अब इस जगह की स्थिति बिगड़ने वाली है। जैसे इंडिया में शेयर मार्केट क्रैश कर रहा है, क्यों कर रहा है, इनको लग रहा है कि हार्मोज जो स्ट्रेट है वो बंद हो रहा है, इंडिया पर टैरिफ लग रहा है, तो यहाँ का माहौल गड़बड़ हो गया है, अब यहाँ मुनाफा कमा नहीं पाएंगे, सब अनिश्चित हो गया है। तो ये क्या कर रहे हैं, इंडिया की स्थिति देखकर अपने पैसे शेयर मार्केट से निकाल रहे हैं, तो शेयर मार्केट डाउन जा रहा है। अब ये तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक इंडिया में कहाँ माहौल सही नहीं लगेगा। तो इस तरह से ये अस्थायी होता है और भरोसेमंद नहीं होता है, पैसा कहाँ से आ रहा है, कौन लगा रहा है, ये पता करना मुश्किल है। कई बार जो काला पैसा होता है, ब्लैक मनी, वो फर्जी शेल कंपनियों के माध्यम से लगाया जाता है, तो ये दोनों तरफ से हानिकारक है, लेकिन ये चलता है। अब अगर आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, निर्यात और आयात वाला, मान लीजिए आप फायदे में हैं, मान लीजिए भारत ने अमेरिका को 500 रुपये का सामान बेचा और अमेरिका से केवल 100 रुपये का सामान लिया, तो भारत 400 रुपये फायदे में है, ठीक है, 400 रुपये ज़्यादा है। तो जब ऐसी स्थिति होती है कि हमें पैसे ज़्यादा मिलते हैं बाहर से और उनको देते कम हैं, तो क्या होगा, जब हमारे पास पैसे ज़्यादा आएंगे तो हम क्या करेंगे, सोना खरीदेंगे। तब ऐसे समय में सोने का आयात बढ़ जाएगा, सोने को खरीदने वाले बढ़ जाएंगे, विदेशी विनिमय कोष वृद्धि होगी, फॉरेन हमारा जो रिजर्व जो आरबीआई के पास रहता है उसमें बढ़ोतरी होगी। क्यों, क्योंकि हम जब ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें फॉरेन मुद्राएं मिलेंगी, तो फॉरेन मुद्राएं आरबीआई के पास जाएंगी और हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन वो है कोष है वो बढ़ जाएगा। अन्य देशों को चूँकि हमारे पास पैसे ज़्यादा हो जाएंगे तो हम इस स्थिति में आ जाएंगे कि हम दूसरों को ऋण दे सकते हैं। और अगर हम घाटे में हैं, हम 500 रुपये का सामान अमेरिका से ले रहे हैं और उसको खाली 100 रुपये का सामान दे रहे हैं, उल्टा हो गया अगर, और 400 हम घाटे में चले गए, तो इसका ठीक उल्टा होगा। क्या होगा, सोने का आयात नहीं होगा, ठीक है, हम सोना नहीं खरीदेंगे, फॉरेन जो रिजर्व हमारा वो भी कम हो जाएगा और अन्य देशों को ऋण देने के बजाय अन्य देशों से हम ऋण लेने लगेंगे क्योंकि हमारी स्थिति गड़बड़ हो जाएगी। तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है,
इसको सुधारने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? एक तो होता है कि मार्केट को छोड़ दिया जाता है कि अपने आप सही हो जाएगा। जैसे हाल में रुपया डाउन जा रहा था तो जाते जाते 95 तक पहुंच गया, लोगों को लगा कि अभी सेंचुरी लगाएगा। तब आरबीआई आया बीच में, लगा के बहुत ज़्यादा हो गया। आरबीआई बहुत देर बाद आता है, एकदम इंडियन पुलिस की तरह। तो लास्ट में आया और अभी 95 से रुपया जो है 92 पर पहुंच गया। 3 रुपये का सुधार हो गया, बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसमें आरबीआई क्या कर रहा है? आरबीआई बाजार से डॉलर बाजार में डॉलर डाल रहा है। बाजार में डॉलर जो उसके फॉरेन रिजर्व में, जो विदेशी कोष में उसके पैसे बचे हैं, रखे हुए हैं, उसमें से डॉलर निकाल कर मार्केट में डाल रहा है ताकि डॉलर कमी ना हो। जिस चीज़ की कमी नहीं होती है वो मार्केट में अगर कुछ ज़्यादा जाती है, जरूरत से ज़्यादा, तो उसका दाम अपने आप कम हो जाता है और मार्केट से रुपया उठा रहा है ताकि मार्केट में रुपया जब कम हो जाएगा तो जिस चीज़ की कमी हो जाती है उसकी मांग बढ़ जाती है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये आरबीआई द्वारा जो कार्य किया जा रहा है ये मतलब अस्थायी है, इसको अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। अर्थव्यवस्था के लिए तब माना जाएगा जब आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा और एक रेगुलर सिस्टम से आपका काम होगा। तो मौद्रिक उपाय में आता है आरबीआई के कार्य। व्यापारिक उपाय भी है। व्यापारिक उपाय में ये है कि निर्यात में छूट दी जाएगी, निर्यात जो शुल्क सरकार कम कर देगी और निर्यातकों को सब्सिडी देगी और बाहर से जो आयात होते हैं उनको शुल्क बढ़ा देगी ताकि आयात ना आए, सामान बाहर से कम आए। उन पर प्रतिबंध लगा देगी, कोटा निर्धारित कर देगी कि इस चीज़ को अब आप ये माल इतने से ज़्यादा नहीं मंगा सकते हैं। मान लीजिए आप हर साल 500 किलो प्याज मंगाते हैं बाहर से, तो कहा जाएगा कि अब आप 300 रुपये का ही प्याज मंगाएंगे या 30 किलो ही मंगाएंगे। निर्धारित कोटा बना दिया जाता है, इससे ज़्यादा आप इम्पोर्ट नहीं कर सकते हैं। राजकोषीय उपाय ये सरकार के पास होता है, अपने माध्यम से करती है। और विविध उपाय हैं जो व्यापारिक माध्यम से सरकार करती है, ऋण के द्वारा, आर्थिक अनुदान के द्वारा, सब्सिडी के द्वारा। तो ये सारे सिस्टम हैं जिनसे कोई किसी देश की भुगतान संतुलन की अर्थव्यवस्था और विदेशी व्यापार निर्धारित होते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में।